और ये अरेस्ट ये कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों को, यह जुल्म किया जा रहा है, पुलिस जुल्म। क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा से बेरोजगारी सरकार चाहते थे और ये पुलिस ने बल प्रयोग के जरिए उनको यहाँ रोक दिया है। पुलिस बार बार कह रही है कि आप लोग, आपका समय खत्म हो चुका है, आप लोग प्रोटेस्ट खत्म करिए। देखिए पुलिस को मैं, ये पुलिस नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की, अमित शाह के गुंडे हैं। आज हमको 2 करोड़ युवाओं को रोजगार चाहिए। औरंगजेब की कब्र को खोदने के लिए नहीं बनाया था आपको मुख्यमंत्री। रोजगार है, पकौड़ा नहीं बेचेगा युवा। देखिए पढ़ा, अगर किसी को पकौड़ा बेचना है तो पढ़ाई लिखाई क्यों करेगा? अच्छा। उसके माता पिता उसके पीछे अपनी पूरी मेहनत की कमाई क्यों लगाएंगे? अगर पकौड़ा ही बेचना है तो बिना पढ़े लिखे पकौड़ा बेच लेगा। चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए ना मोदी जी। अब वो मोदी जी कर सकते हैं, लेकिन देश का युवा तो ऐसा नहीं कर सकता। देश का युवा तो अपनी शिक्षा के आधार पर ऐसे काम तो मुँह से मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी चुनाव आने में कहते हैं कि हमें नाली से गैस बनाओ और पकौड़े तलो, और यही देश में रोजगार रह गया है। सही बात तो है, पकौड़े तलो, चाय बेचो, ये भी तो। अगर देश के सारे मंत्री और विधायक भी पकौड़ा तल रहे, उसमें क्या दिक्कत है? और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भारतीय युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, ये तमाम लोग आज इन्होंने बेरोजगारी, अग्निवीर जैसी तमाम योजनाओं को लेकर आज सरकार को घेरते हुए यहाँ एक कॉल दी थी और यहाँ से इनका संसद घेराव करने का भी इनकी योजना थी। लेकिन इन्हें पुलिस ने, जिस तरीके से ये बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं, लगातार पुलिस इनसे कह रही है कि इनका समय समाप्त हो चुका है और इन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहिए। सर, ये वकील की पोशाक पहन के ऊपर चढ़े हुए बैरिकेडिंग पे क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये वकील की पोशाक पहन के जो बैरिकेड पे चढ़े हैं, ये वो लोग नहीं है, जो ये वो लोग हैं जब नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर थे और हेलो ट्रम्प कर रहे थे, उस टाइम पे इन लोगों को हथकड़ी लगाकर हिंदुस्तान डिपोर्ट किया जा रहा था। ये लोग वो लोग हैं जो अपने हिंदुस्तान से जब बेरोजगारी में आ गए तो अपनी ज़मीनें बेचकर, अपना घर बेचकर ये विदेश गए 2 पैसे कमाने के लिए, और वहाँ से भी उन्होंने इन्हें हथकड़ी लगाकर यहाँ पर बुलवा लिया इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा से बेरोजगारी सरकार चाहते थे और ये पुलिस ने बल प्रयोग के जरिए उनको यहाँ रोक दिया है। पुलिस बार बार कह रही है कि आप लोग, आपका समय खत्म हो चुका है, आप लोग प्रोटेस्ट खत्म करिए। देखिए पुलिस को मैं, ये पुलिस नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की, अमित शाह के गुंडे हैं। ये पुलिस नहीं है, हम कहते आ रहे हैं हिंदुस्तान के पुलिस के रूप में गुंडे हैं। ये हिंदुस्तान के युवाओं को, उनको रोजगार देने से रोकते हैं, किसानों को उनका हक मांगने से रोकते हैं, जो महिलाएं हमारे हिंदुस्तान की आधी आबादी, आप भी हमारी बहन है, आप अगर अपना हक मांगने जाएंगी तो आप में भी लाठी डंडे मारेंगे। अभी 2 दिन पहले 23 मार्च था, शहीद भगत सिंह शहीदी दिवस था। उन्होंने एक बात कही थी, अपना हक मांगने के लिए थोड़ी आवाज़ करनी पड़ती है। आज यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है, हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज़ बनकर आज यहाँ पर छाया हुआ है। और 23 तारीख को जिस तरह से शहीद भगत सिंह शहीद हुए थे, आज उसी तरह से यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेरा नाम अमित जेड़ा है, मैं उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश का, आज हम भी इन पुलिस वालों की गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, अपने हिंदुस्तान के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए। संसद का घेराव करेंगे आप लोग? हम संसद में जाएंगे, हम नरेंद्र मोदी जी को बताएंगे कि संसद में अगर आप काम नहीं कर सकते तो हम आए हैं, हम काम करेंगे। पुलिस तो यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देती आपको। अरे मैडम, आप क्या बात कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान के युवा की शक्ति नहीं पहचानते। आज हम इन गुंडों, पुलिस नहीं बोलूंगा, इन गुंडों की छाती पे चढ़कर आज संसद के अंदर हम जाने का काम करेंगे। आप देखना थोड़ी देर के अंदर क्या होगा। ये तमाम लोग जो बैरिकेडिंग्स पर चढ़ के आ रहे हैं, पुलिस लगातार इन्हें नीचे उतार रही है, बल प्रयोग कर रही है। सलीम भाई, नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। अच्छा, ये यूनिफॉर्म पहन रखी है आपने लॉयर्स की, लॉयर हैं आप? अब मोदी जी सरकार जो अपन के ग्रेजुएट को, जिसको भी नौकरी नहीं दे सका है बोल के, अब नौकरी तो दो मोदी जी, है तो हमारे क्यों है तो पहनाओ बोल के, एक मार्केट में मोदी जी को, एक उनके हाकी को दिखकर इतना युवता रोड पे है। ये अब तक एक जॉब भी मोदी जी 12 साल हो गया आप हुकूमत में है कि एक नौकरी भी आप दे सके नहीं। युवता के ऊपर आपको कुछ, युवता बोले तो आपको कुछ इज्जत ही नहीं है। तो इसके वजह से मोदी जी को हम एक मैसेज दिए कि अब हम युवता को हथकड़ी तो पहनाओ, नहीं तो नौकरी तो दो। या तो नौकरी लेंगे या तो जेल में जाएंगे, हथकड़ी पहनेंगे। नौकरी तो भी मोदी जी के, अगर नौकरी नहीं दिए तो जेल को तो जाते, हथकड़ी तो जाते, और कुछ भी हमारे चीफ आनो जी के अंतर्गत में और कुछ ना कुछ करो बोले तो करते रहेंगे, लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे।
ये आप लोग लगातार जो बैरिकेडिंग्स पर चढ़ के उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पूरा बल प्रयोग कर रही है, धक्के मार के नीचे उतार रही है, क्या करना चाहते हैं? संसद घेराव करना है? अभी गवर्नमेंट को पूरा सीट किया है, वो अभी वो देश में पूरा ड्रग से एम्प्लॉयमेंट नहीं, हम तेलंगाना से आया, सो हमारा फ्रॉम 10 years onwards we are not getting any employment either from the state government or the central government. So now we are here to protest very completely and we are trying to. देश भर से जितने भी कांग्रेस के युवा नेता हैं, देश भर के अलग अलग स्टेट से सभी यहाँ आए हुए हैं। आपका नाम? मोहम्मद अरशद, अच्छा, कहाँ से आप? तेलंगाना से। अच्छा, तो आप लोग तेलंगाना से आए हैं, ये यूनिफॉर्म पहन के क्या दिखा रहे हैं? हमारे अपने तेलंगाना के इंडिया के तेलंगाना के मेरे साथियों भाई लोग, नंबर ऑफ पीपल्स को वो लोग ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट रहने के बाद भी मोदी की और ट्रम्प का, मोदी का और अदानी का दोस्ताना, वहाँ पे मोदी जी यूएस में अमेरिका में रहते बावजूद भी हमारे तेलंगाना के यूथ लड़कों को हाथ खड़ी धारकर लेके आए। मोदी जी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी आपके झूठे वादे, आपके बॉन्डिंग, अमित शाह से आपकी दोस्तानी, ट्रम्प से आपकी दोस्तानी, और कुछ नहीं चलने वाली है। मोदी जी आपके झूठे वादे सिर्फ कुछ ही दिनों के हैं और ये धर्म के नाम पे, दोस्ती के नाम पे गरीबी को हटाकर अमीरी के राजनीति कर रहे ना। कुछ ही दिनों में ऐसे इंडिया में ऐसे यूथ कांग्रेस के नेता और पैदा होंगे, जगह पे फोकस किया जाएगा। और ये अरेस्ट ये कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों को, यह जुल्म किया जा रहा है, पुलिस जुल्म, पुलिस जुल्म, पुलिस जुल्म। मैं बेरोजगार पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा हूँ। उस बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में और ये भारत के सभी पढ़े लिखे बेरोजगार युवा एकत्रित होकर ये बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए आए हैं। ये बहरी गूंगी सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए नए नए मुद्दे लाती है, कभी नागपुर में दंगे कराती है, कभी हिंदू मुस्लिम कराती है, कभी औरंगजेब की कब्र पर बात करती है। क्योंकि आज मुद्दा है हमारी बेरोजगारी का। मोदी जी ने कहा था सरकार के बनते ही हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज वो उनको ध्यान दिलाने आए हैं। आज हमको 2 करोड़ युवाओं को रोजगार चाहिए। औरंगजेब की कब्र को खोदने के लिए नहीं बनाया था आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। आपको नागपुर में दंगा कराने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री। मेरा नाम विशाल भोजक है, हम लोग उत्तराखंड से आए हुए हैं। अच्छा, आप उत्तराखंड से आए। आज यहाँ पे जो पोस्टर्स पे लिखा हुआ है नौकरी दो जंजीरें नहीं, तो सरकार ने नौकरी नहीं दी। देखिए, ये तीसरे टर्म में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में है। और इन 12-13 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार के कोई भी नए अवसर देश में लाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और वो किसको कितना ही छुपा ले, वो कितना ही धर्म के रास्ते पर देश को ले जाए, वो कितना ही जाति के नाम पर देश में भटकाने का प्रयास कर, लेकिन देश का युवा बेरोजगार है। देश का युवा, जो देश का पढ़ा लिखा वर्ग है, जो देश का पढ़ा लिखा युवा है, जो देश का भविष्य है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, वो आज बेरोजगार है। आप कह रहे हैं रोजगार नहीं दिए। बीजेपी लगातार दावा करती है कि हमने कांग्रेस के समय से ज्यादा रोजगार दिया है। महज 2023-24 में हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया होता तो युवा यहाँ बेरोजगार नहीं होता। ये युवा यहाँ पर जितना भी युवा आया है ये बेरोजगार है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं होता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का यकीन नहीं है, तो ये युवा अपनी डिग्री दिखाने को भी तैयार है। ये युवा पढ़ा लिखा युवा है, ये बिल्कुल बेरोजगार है। आज ये किसान के बेटे हैं, ये किसी बिजनेसमैन के बेटे नहीं हैं। ये मिडिल क्लास के बेटे हैं। जो मिडिल क्लास हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, ये उन सब के बच्चे हैं। और इनके घर वालों ने, इनके माता पिता ने इनको पढ़ाया था, अपना पेट काट के अपने खेतों की फसल बेच के पढ़ाया था। उनको उम्मीद थी कि उनके बच्चे कहीं रोजगार करेंगे तो हमारे परिवार का। प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहे हैं, विकसित देश होगा तो अपने आप नौकरियां भी आ जाएंगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर देश का विकास कर रहे होते तो इतने सालों में देश के कुछ तो नहीं रोजगार के अवसर देश में खुलते। आप देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप सुबह से शाम तक अगर पकौड़ा बेच रहे हैं, उससे जो आप कमा रहे हैं वो भी रोजगार है। देखिए, रोजगार वो है जो व्यक्ति को उसकी शिक्षा के आधार पर मिले। अच्छा, हम जब इन युवाओं को इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो शैक्षिक योग्यता है, उसके आधार पर जब रोजगार मिलेगा तब ये लोग रोजगार तब ये लोग कहलाएंगे कि इनके पास रोजगार है। पकौड़ा नहीं बेचेगा युवा,
देखिए पढ़ा, अगर किसी को पकौड़ा बेचना है तो पढ़ाई लिखाई क्यों करेगा? उसके माता पिता उसके पीछे अपनी पूरी मेहनत की कमाई क्यों लगाएंगे? अगर पकौड़ा ही बेचना है तो बिना पढ़े लिखे पकौड़ा बेच लेगा। तो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए ना मोदी जी। अब वो मोदी जी कर सकते हैं, लेकिन देश का युवा तो ऐसा नहीं कर सकता। देश का युवा तो अपनी शिक्षा के आधार पर ऐसे काम तो मुँह से मोदी जी कर सकते हैं। आपने लिखा है बेरोजगारी की सरकार नहीं चलेगी, बार बार जनता चुन के ले आती है हर बार। लेकिन बेरोजगार नहीं चुनते हैं। देश को उनके जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है। अच्छा। लेकिन अब देश का युवा जाग रहा है। मुद्दा है बेरोजगारी, चुनाव में तो कहीं समझ नहीं आता। देखिए देश का मुद्दा बेरोजगारी है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती चुनावी, आप जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती कि हमने इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? आप क्यों कहते हैं हिंदू मुसलमान? अगर आपने विकास किया है तो आप अपने जब चुनावी सभा करते हैं तो आप उसमें अपने विकास गिनवाइए, आप रोजगार के आंकड़े गिनवाइए, आप अपने विकास के आंकड़े गिनवाइए। सरकार तो आरबीआई का आंकड़ा दिखा रही है, कह रही है हमने यूपीए से ज्यादा दिए हैं आपको नौकरियां। देखिए अगर सरकार ने आंकड़े, आप कैसे आंकड़े दिखा रहे हैं? आंकड़ों में कितनी सत्यता है? आंकड़ों में कितनी सत्यता है? एजेंसियां कितनी फ्रीडम से, एजेंसियों के आंकड़े पे भरोसा नहीं है। एजेंसियां कितनी फ्रीडम से काम कर पा रही हैं वो सबको ज्ञात है। देखिए रोजगार और भी लोग हैं, एक एक करके सबसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मयंक सेवर है, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस में। अच्छा, आप लोग अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं तमाम लोग। आपका नाम सर? हम तो उत्तराखंड से आए हुए हैं। अच्छा। मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा बिल्कुल इरशाद। कि वो मेरे जख्म को मेरे लहू से धो रहा है। अच्छा। वो मेरे जख्म को मेरे लहू से धो रहा है और मेरा घर जला के वो मेरे साथ बैठ के रो रहा है। मेरा घर जला के वो मेरे साथ बैठ के रो रहा है। आजकल सटायर मारने पे केस हो जाता है। कोई नहीं, केस तो देखिए, केस तो हमारी जो पार्टी के लोग हैं वो आज से नहीं तब से झेल रहे हैं जब ये देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो हमें तो केस झेलने की आदत है और हमारी जो लेगेसी है वो 1885 से चली हुई आ रही है। काम नौकरी वोकरी है? नौकरी नहीं है तभी तो यहाँ आए हैं। अगर नौकरी होती तो काम धंधा ना कर रहे होते। इस देश में मोदी जी ने कहा कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन मोदी जी रोजगार देने में सक्षम ही ना रहे। अगर 2014 में हमारी नौकरी लग गई होती तो आज हमें पेंशन मिलने लग गई होती। अब मोदी जी ने नौकरी हमारी लगाई नहीं है। तो पेंशन की उम्र में नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब क्या करें? इस देश का बेड़ा करके मोदी जी ने कर रखा है। अब वो अमेरिका जाते हैं, कहते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार, उनके दोस्त हमारे आदमियों को पकड़ के जंजीर में बांध के यहाँ भेज देते हैं। वो कहते हैं लो आपकी सरकार ऐसी है। तो मोदी जी चुनाव आने में कहते हैं कि हमें नाली से गैस बनाओ और पकौड़े तलो, और यही देश में रोजगार रह गया है। सही बात तो है, पकौड़े तलो, चाय बिल्कुल, बेचो, ये भी तो। अगर देश के सारे मंत्री और विधायक भी पकौड़ा तल रहे उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई समस्या थोड़ी है। ये अपने सांसद निधि, विधायक निधियों के जो अपने पेंशन है ये या भत्ते हैं उनको बढ़ाते रह रहे हैं। सरकार की जो मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं, अन्य स्कीम है, उनको डाउन करते रह रहे हैं। तो अगर इनको पकौड़े ही तलने हैं तो सारे मंत्री विधायक भी पकौड़ा तल रहे। कितना विरोध करेंगे आप लोग? अग्निवीर का कितना विरोध हुआ? क्या हुआ? हो गया ना अग्निवीर? विरोध तो हम अपनी आखिरी सांस तक करेंगे। अधर्म में मौन रहकर जो मात्र निहारे जाएंगे, अधर्म में मौन रहकर जो मात्र निहारे जाएंगे, भीष्म हो, कौरव हो या हो दुर्योधन, सब मारे जाएंगे। तो हम अधर्म में मौन नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे, क्योंकि इस देश का संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है। और इसी बोलने की आज़ादी के लिए हमारे देश के लोगों ने शहादतें दी, तमाम लोग शहीद हुए, इतने सालों का संघर्ष हुआ, तब जाके हम आज आज़ाद हुए। तो बोलने से तो हमें इस देश का कोई हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हमें बोलने से नहीं रोक सकता ये है। नौकरी दो तो समझ में आता है, जंजीरें नहीं काहे बात के लिए कह रहे हैं? जंजीरें, अब आप देखिए, अगर कोई गांव का आदमी जिस प्रदेश से हम आते हैं उस प्रदेश को बने हुए 25 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन आज भी जिस प्रदेश की संकल्पना ये करके की गई थी कि पहाड़ का विकास होगा, पहाड़ के लोगों को पहाड़ में ही नौकरियां मिलेंगी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी, लेकिन कहाँ आई? पहाड़ का पानी भी वहाँ से बह गया और पहाड़ की जवानी भी बह के दिल्ली आ गई। तो यहाँ जिस बंदे ने वहाँ, जिस बच्चे ने वहाँ अच्छी नौकरी करनी थी, वो यहाँ आके किसी होटल में लेबरी करने को मजबूर है या छोटी नौकरी करने को मजबूर है। आप उत्तराखंड देखिए, आप बिहार देखिए, हर प्रदेश में यही हाल है कि अगर दिल्ली में या पूरे देश में कोई छुट्टी होती है तो जाने के लिए ट्रेनें नहीं मिलती हैं उन लोगों को, इतनी बेरोजगारी है। लगातार यही दावा करती है कि हमने 2 करोड़ का वादा किया था, 4 करोड़ नौकरियां दे दी। तो ऐसे तो फिर अब तक अगर भारत की आबादी आप 140 करोड़ मान के चलते हैं तो मोदी सरकार को 11 साल हो गए, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। अगर 22 करोड़ में से हम नहीं है तो इसका मतलब ये सब भीड़ तो फिर 22 करोड़ से बाहर है। तो अगर सबको रोजगार मिल गया होता तो आज तो वो लोग नौकरी कर रहे होते, आज यहाँ रोड पे क्यों खड़े होते? अरे ये युवा
युवा ऐसे अग्निवीर का भी कर रहे थे विरोध, लेकिन जैसे ही भर्ती निकली सबसे ज्यादा देखा आपने कितनी ज्यादा भर्तियां भरी गई थी। देखिए जब युवा के पास रोजगारी नहीं है तो उसकी मजबूरी है, उस मजबूरी का सरकार फायदा उठा रही है। लेकिन जिस दिन ये सरकार बदलेगी, और माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जिस दिन सरकार बदलेगी हम सबसे पहले अग्निवीर स्कीम को ख़त्म करने का कार्य करेंगे, क्योंकि कोई अगर 17 साल का युवा अपने युवा अवस्था का समय इस देश को दे रहा है तो उसके भविष्य की चिंता करना भी इस देश की सरकारों का दायित्व बनता है। तो हमारी सरकार का कहना है, हमारे कांग्रेस का कहना है कि हम सबसे पहले अग्निवीर स्कीम में अबेटमेंट करेंगे और देश के युवाओं की बात करेंगे। युवाओं की बात तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, परीक्षा पे चर्चा से लेके आपके भविष्य तक की सारी चर्चाएं करते हैं। मोदी जी किस प्रकार की चर्चा करते हैं आपने देखा है कि देश में आप हमारा प्रदेश उत्तराखंड देख लीजिए, कितने पेपर लीक हुए, नीट और जो बड़े बड़े एग्जाम थे वो तक इस देश में लीक हुए हैं। आपने पहली बार देखा होगा कि आज़ादी के बाद पहली बार इस देश में कोई एग्ज़ाम लीक हुए। हमारे प्रदेश में अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच करवाई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, लेकिन सरकारों को ज़्यादा सीबीआई की जांच नहीं करवाई जा रही है। वो क्यों नहीं कराई जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता का प्रभाव है और कहीं ना कहीं सत्ता के सफेदपोश लोग ही पेपर को लीक करने का कार्य कर रहे हैं। तो अगर मोदी जी युवाओं की बात करते हैं तो जहाँ जहाँ पेपर लीक हुए हैं वहाँ की सीबीआई की जांच करवाई। आज तो आप लोग सड़कों पे आ जाते हैं, चलिए मुद्दा उठा लिया आपने, बेरोजगारी का, पेपर लीक का, तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं वो आपने उठा लिए, लेकिन ये मुद्दे ना तो संसद में पहुंच पाते हैं, ना तो ये मुद्दे चुनावी रैलियों में हमें सुनने को मिलते हैं। चुनावी रैलियों में ये आपको जरूर सुनने को मिलते हैं। विपक्ष भी नहीं उठा पाता इतनी पुरजोर से। विपक्ष ही इस समय माननीय राहुल गांधी जी ही इस मुद्दों को उठाने का कार्य कर रहे हैं। बाकी जो पूरे देश का विपक्ष है वह मोदी सरकार से डरा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी अकेले ऐसे आदमी हैं जो विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं और हर मुद्दे पर मुखरता से बोलने का कार्य कर रहे हैं, और हम भी उन्हीं के चीते हैं, तभी हम आपसे इतनी मुखरता से बोल पा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।